सभी कैंडिडेट्स को मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी आप किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं कि ये एग्जाम हमको क्रैक करना है, तो सबसे पहले जो ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों, उस एग्जाम के पैटर्न को समझ लीजिएगा, तभी जाके प्रिपरेशन की शुरुआत करिएगा। ज़्यादातर लोग जब एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफल होने का मूल जो कारण है दोस्तों वो है कि बिना एग्जाम के पैटर्न को समझे ही वो प्रिपरेशंस में लग जाते हैं। यानी ढेर सारा किताब खरीद कर लाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर लेते हैं और बस सिर्फ पढ़ना ही उनको लगता है कि इतिहास पढ़ना, झारखंड जीके पढ़ना, मैथ रीजनिंग पढ़ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन हो रहा है, जो कि बहुत गलत ट्रैक में होता है दोस्तों। ठीक है, जब भी आप किसी एग्जाम को फोकस करते हैं कि ये एग्जाम हमको तैयारी करना है, तो हमेशा उस एग्जाम के पैटर्न को समझिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को देखिए, तभी जाकर तैयारी की शुरुआत करिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ईपीएफओ में जो एक बड़ी वैकेंसी आया है उसके बारे में। यानी इस वीडियो में दोस्तों हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि ईपीएफओ में जो वैकेंसी आया है उसके लिए आपका एज क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, साथ ही आपका एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से होगा और कब से कब तक आपको फॉर्म भरना है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस कर देंगे दोस्तों। तो आप में से जो भी लोग दोस्तों पहली बार मेरे चैनल में आए हैं उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि मैं इस प्रकार के गवर्नमेंट जॉब से अपडेट का वीडियो और साथ ही आपका एग्जाम पैटर्न और बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है इनके बारे में जानकारी देते रहता हूं। तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये आया हुआ है ईपीएफओ। ईपीएफओ कहने का मतलब है दोस्तों एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक भारत सरकार की एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है, जिसमें से आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि ईपीएफओ में जिस तरह से आप लोग जॉब करते हैं उस दौरान जो आपको जो पैसा होता है डिडक्शन होकर जमा होता है और फाइनली जो ईपीएफओ में आपका जमा हो जाता है वो पैसा और वो रिटायरमेंट के वक्त आपको मिलता है। तो उसी संस्था में जो वैकेंसी आया है उसी के बारे में है ये। ठीक है, तो इसमें जो वैकेंसी आया है दोस्तों वो है, दो वैकेंसी आया हुआ है, एक है एसएसए की वैकेंसी और दूसरा है स्टेनो की वैकेंसी। स्टेनो ग्रेड सी की वैकेंसी है। एसएसए कहने का मतलब है दोस्तों कि सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसीज है और दूसरा जो है वो स्टेनो की वैकेंसीज है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक चीजों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए दोस्तों की जो टोटल वैकेंसीज आया हुआ है ईपीएफओ में वो है 2859 पदों की वैकेंसीज है, यानी 2859 पदों की वैकेंसीज है। और इसमें अगर देखेंगे तो ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा एसएसए। एसएसए कहने का मतलब है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट में 2674 वैकेंसी इसी में है। और देखिए यहाँ पे इसका जो सैलरी पे लेवल है सारा चीज बता दूंगा। देखिए दोस्तों, अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं यानी एसएसए में, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, तो यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे जो सैलरी है दोस्तों वो है लेवल 5 का सैलरी, जो कि अगर देखेंगे यानी ग्रेड पे के हिसाब से अगर देखेंगे तो 2800 ग्रेड पे का ये जॉब है और इसमें सैलरी 29,200 से लेकर 92,300 यानी ये है। और बट अभी इन हैंड जैसे ज्वाइनिंग करते हैं तो इन हैंड जो आपको सैलरी मिलेगा वो 40,000 के आसपास दोस्तों इन हैंड आपको स्टार्टिंग में मिलेगा। ठीक है, और दूसरी वैकेंसी जो है दोस्तों वो है स्टेनो ग्रेड सी की वैकेंसी, इसमें कम है यानी 185 वैकेंसी सिर्फ आपको स्टेनो में मिलेगा और ये इसका जो है लेवल 4 का है दोस्तों। और इसमें ग्रेड पे देखेंगे तो 2400, यानी अगर देखेंगे तो सिक्योरिटी असिस्टेंट वाला जो वैकेंसी है ये 2800 ग्रेड पे का है और स्टेनो 2400 ग्रेड पे का है। ठीक है, इसमें 25,500 से लेकर 81,100 के बीच आपको सैलरी मिलेगी, यानी इसमें भी देखेंगे तो 38 से 42,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो क्वालिफिकेशंस भी देखेंगे दोस्तों, चूंकि ये 2800 ग्रेड पे का है तो ऑब्वियसली ये आपको हाई थोड़ा लगेगा, स्टेनो थोड़ा नीचे है, तो यहाँ पे दोनों का अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों। यानी एसएसए के लिए जो मांगा गया है वो देख सकते हैं बैचलर डिग्री, यानी अगर आप किसी भी भारत के मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक जिसको कहते हैं हिंदी में, यानी ग्रेजुएट अगर हैं आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, चाहे आप आर्ट्स से किए हो, कॉमर्स से किए हो या फिर साइंस से किए हो या बीटेक बीएससी कुछ भी किए हैं आप भर सकते हैं। और यहाँ पे ना ही कोई परसेंटेज का इश्यूज मांगा गया है। ठीक है, तो ये उसके लिए एसएसए के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए और साथ ही आपका क्या होना चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग देख सकते हैं 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट आपको आना चाहिए, जो कि बेसिकली जब स्किल टेस्ट होगा उस समय आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिकली क्वालिफाइंग नेचर का है दोस्तों, जो आपका स्किल टेस्ट होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें कोई मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, यानी इससे आपका फाइनल मेरिट डिसाइड नहीं होगा, मेरिट डिसाइड होगा आपका जो फेस 1 का एग्जाम होगा उसी से। तो ये आपको आना चाहिए और ये
जिन लोगों को लगता है कि कैसे करेंगे तो मैं बता देता हूं दोस्तों। आपका टाइपिंग अभी से अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, किसी भी टाइपिंग क्लासेस में ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप आसानी से दोस्तों 1 से 1.5 महीना में आप इस स्पीड को अचीव कर सकते हैं। 35 वर्ड हो या हिंदी में 30 हो, 1 महीना में आप आसानी से रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगे, बने रहेंगे, तो आप आसानी से इस स्पीड को पिकअप कर लेंगे। यानी आप आसानी से 1 मिनट में 30 वर्ड पर मिनट की गति से आप टाइपिंग कर सकते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। और दूसरा जो वैकेंसी था दोस्तों स्टेनो का, तो स्टेनो में देखेंगे 10+2, यानी इसमें इंटरमीडिएट मांगा गया है, ठीक है। भारत के किसी भी बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड हो या फिर आपका सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड से क्वालिफाई है, अगर 10+2 पास, इंटर पास है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें चूंकि स्टेनो की वैकेंसी है, तो आप सभी को पता है दोस्तों शॉर्ट हैंड स्टेनो आपको सीखना पड़ता है, और इसमें भी कोई डिग्री नहीं होना चाहिए। स्किल टेस्ट के दौरान अगर आप सीखे हैं तो क्वालिफाई कर जाएंगे, अगर आप नहीं सीखे हैं तो डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। तो इसमें भी कोई डिग्री नहीं मांगा गया है, बस स्किल टेस्ट में आप अगर शॉर्ट हैंड कर जाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इसके लिए जो मांगा गया है देख सकते हैं, डिक्टेशन 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट की गति से आपका होना चाहिए। और ट्रांसक्रिप्शन अगर देखेंगे तो इंग्लिश में 50 मांगा गया है, हिंदी में 65 मांगा गया है। आगे मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों, जिसमें टाइपिंग से रिलेटेड सारा जानकारी मैं दे दूंगा कि आपका स्किल टेस्ट कैसे होगा, कैसे क्या करना होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्किल टेस्ट में होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एज लिमिट, एज कौन कौन लोग इसमें भर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट के लिए दिया गया है 26/4/2023, ये एक कट ऑफ डेट है। यानी इस डेट को 26/4/2023 तक आपका मिनिमम उम्र जो है वो 18 वर्ष होना चाहिए, ये मिनिमम की बात है, ठीक है। और मैक्सिमम दिया गया है 27 वर्ष। 27 वर्ष दिया गया है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, यानी यूवर जो कैंडिडेट्स होंगे उन लोगों के लिए। बाकी ओबीसी हो, SC ST, तो एज पर जो गवर्नमेंट एज रिलैक्सेशन का रूल्स है वो यहाँ पे लागू है। यानी अगर देखेंगे तो 27 के जगह यहाँ पे आपको मिल जाएगा 30 हो जाएगा ओबीसी वालों के लिए। SC ST 5 ईयर्स यानी 32 ईयर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसका एग्जाम फी के बारे में, यानी परीक्षा शुल्क। तो परीक्षा शुल्क जो रखा गया है दोस्तों देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और EWS कैटेगरी। अगर आप इन कैटेगरी से आते हैं और इन कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं तो आपको जो परीक्षा शुल्क देना होगा वो है 700, यानी 700 रुपये आपको यहाँ पे परीक्षा शुल्क देना होगा। SC ST कैंडिडेट की बात करें तो SC ST कैंडिडेट के लिए कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना है, शून्य, ठीक है। यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आप फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा में बैठ सकते हैं। महिला कैंडिडेट ऑल कहने का मतलब है महिला, अगर आप महिला कैंडिडेट हैं, महिला अभ्यर्थी हैं और किसी भी कैटेगरी से आते हो, जनरल से हो, ओबीसी से हो, SC ST किसी भी कैटेगरी से आते हो, तो भी आपको कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आप भी फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा में बैठ सकते हैं, दे सकते हैं, क्वालिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका आप बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन, फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो देखिए दोस्तों फॉर्म जो भरा जाएगा इसका जो डेट रखा गया है 27 मार्च से फॉर्म फिलअप की शुरुआत हो रही है, जो कि चलेगा 26 अप्रैल 2023 के मध्य रात्रि तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो याद रखिएगा इस डेट को, 27 मार्च से लेकर 26 अप्रैल के बीच आप लोगों को, जिन लोगों को लगता है एलिजिबल है, जिन लोगों को लगता है हमको टाइपिंग आता है, स्टेनो में आप सीखे हुए हैं, स्टेनो सीखना है या करना है, तो वो लोग इस डेट को याद रखिएगा, इस बीच आप फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। करेक्शन डेट कहने का मतलब है दोस्तों कि कई बार होता है कि आप फॉर्म भरने के बाद आपका कुछ एरर हो जाता है, गलती हो जाता है और फाइनल सबमिट भी आप कर देते हैं। तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि जब तक आप उसको एरर को करेक्शंस नहीं करेंगे तो फाइनली जब आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे तो डीवी में जाएंगे, तो डीवी में दोस्तों आपका फाइनली आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि आप वहां पे अपना नाम में कुछ एक स्पेलिंग में अगर एरर आ जाता है, ठीक है, तो आप फाइनली वहां पे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि आप फॉर्म भरे थे कुछ और स्पेलिंग से और आपका जो आईडी में है, जो आपका मूल प्रमाण पत्र होता है, सर्टिफिकेट्स होते हैं, वहां पे कुछ और है तो आप छट जाएगा दोस्तों। तो फॉर्म भरते वक्त आपका जो एज इट इज मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट में जो स्पेलिंग होता है आप उसी को फॉलो करिएगा, डेट ऑफ बर्थ सारा चीज वहीं से फॉलो करके ही फॉर्म भरिएगा। अगर इनकेस आपका गलती हो भी जाता है तो यहाँ पे डेट दिया हुआ है, यानी 27 से 28 अप्रैल के बीच, 26 तारीख को फॉर्म भरने की खत्म हो रहा है, 27 से 28 के बीच आप उसमें करेक्शंस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसका परीक्षा के पैटर्न के बारे में, यानी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस। तो देखिए दोस्तों स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस की बात करें तो दोनों जो वैकेंसीज हैं, यानी SSA और स्टेनो, ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो दोनों वैकेंसीज दोस्तों अलग अलग ग्रेड पे का है, इसलिए दोनों का एग्जाम का पैटर्न भी थोड़ा अलग अलग रखा गया है, ठीक है। और हो सके परीक्षा भी आपका अलग अलग दिन कंडक्ट किया जाए। परीक्षा जो होगा दोस्तों दोनों का अलग अलग है, यानी अगर देखा जाए SSA यानी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट में जो फेस 1, इसको कहते हैं फेस 1, और ये इसका भी फेस 1 है,
ठीक है। हालांकि दोनों में 2 फेज का होगा, यानी फेज 1 अगर क्लियर होता है तो आप सेकंड जो होगा इसमें फेज 2 जिसको कहते हैं, इसमें स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे अभी बताया। इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड। तो यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपका जो पार्ट 1 होगा, यानी पहले जो आपका एग्जाम होगा वो आपका यही वाला एग्जाम होगा, ठीक है। और इसमें जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन पूछे जाएगा आपसे, और समय 150 मिनट यानी 2 घंटा 30 मिनट। और टोटल मार्क्स की बात करें तो 600 मार्क्स का आपका परीक्षा होगा, यानी 600 मार्क्स कहने का मतलब है 150 क्वेश्चंस, यानी हर एक क्वेश्चन में आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो 4 नंबर मिलेगा, हर एक क्वेश्चन में 4 अंक। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है दोस्तों 1/4, याद रखिएगा। तो आपका जो सेगमेंट है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 3 और 2 5, यानी 5 सेगमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से अगर देखेंगे तो जनरल एप्टीट्यूड को रखा गया है, 30 क्वेश्चंस आपका रहेगा यहाँ से। जनरल जीके एंड जीए, यानी कहने का मतलब जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है, यहाँ से 30 क्वेश्चंस रहेगा। फिर है क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चंस रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से देखेंगे तो 50 क्वेश्चंस रखा गया है, और कंप्यूटर लिटरेसी या बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, यानी एक क्वेश्चन, उसके बाद आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, और वो आप जो राइट आंसर होगा वो आपको टिक करना होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, मेरिट में आते हैं, और मेरिट में भी इन्हीं के मार्क्स ही मेरिट में बनेगा दोस्तों। फेज 2 का कोई मतलब नहीं है, फेज 2 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन हाँ फेज 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको। तो यहां पे क्लियर होगा, आप फेज 2 में जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं उसमें स्टेनो में, स्टेनो का जो टेस्ट होगा, तो स्टेनो का टेस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, 130 मिनट। 130 मिनट कहने का मतलब है 2 घंटा 10 मिनट का एग्जाम लिया जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको जो टोटल मार्क्स होगा 800, यानी कहने का मतलब 200 क्वेश्चन, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में आपको 4 अंक मिलेंगे, तो 800 मार्क्स होगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन का सेगमेंट है, जनरल देख सकते हैं एप्टीट्यूड से आपको 50 क्वेश्चंस रखा गया है, जनरल अवेयरनेस से देखेंगे तो 50 क्वेश्चंस है, और इंग्लिश लैंग्वेज से यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है, 100 क्वेश्चंस है, ठीक है। बेसिकली इंग्लिश में आपको ग्रामर और कंप्रीहेंशन से ही प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप क्वालिफाई करते हैं, अब मेरिट में आपका स्टेनो में भी यही वाला मार्क्स जुड़ कर आएगा दोस्तों, यानी इसका भी अगर स्किल टेस्ट जो होगा, स्टेनो टेस्ट होगा, वो भी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और इसमें भी फेज 2 आपको देना पड़ेगा, ठीक है, फेज 2। और ये भी आपका स्किल टेस्ट होगा, जो कि आपका यहाँ पे हम बताएं स्टेनो के लिए डिटेक्शन है इतना 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट, और ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे तो इंग्लिश में 50 और हिंदी में 65। आगे मैं एक वीडियो में डिस्कस कर दूंगा कि शॉर्ट हैंड में कैसे होता है, और स्किल टेस्ट जो होता है बेसिकली टाइपिंग रिलेटेड, वो किस फॉन्ट में होता है, कंप्यूटर में कराया जाता है या फिर टाइप राइटर में कराया जाता है, कैसे क्या करना है, ऑन स्क्रीन होगा या फिर आपको पेज में दे दिया जाएगा, उसको देख के टाइप करना होगा, सारा चीज़ मैं आगे डिस्कस कर दूंगा एक वीडियोज में, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपको EPFO में, यानी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस में, भारत सरकार की संस्था है, इसमें जो वैकेंसी है उसके बारे में सारा जानकारी दी। और इस प्रकार के और भी जितने भी गवर्नमेंट जॉब आते हैं दोस्तों, उन सभी जॉब से अगर अपडेट रहना चाहते हैं, और कैसे प्रिपरेशंस करें, आपका बेहतर प्रिपरेशंस कैसे हो, कौन सा किताब पढ़ें ताकि आपका बेहतर प्रिपरेशंस हो, कम से कम समय में आप अच्छे तैयारी कर सकें, इन सभी चीज़ों से अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।